हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे हमने कल मनी का चैप्टर किया था, आज हम लोग बैंकिंग का चैप्टर करेंगे। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी का पार्ट कल खत्म कर चुका है और अब हम बैंकिंग करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिन बच्चों ने मनी का चैप्टर न किया हो पहले उसे देख के समझ लेना, फिर इस चैप्टर को देखना। ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? देखो, जैसे हमने कल पढ़ा था मनी के, मैं 10 सेकंड का रेफरेंस ले लेता हूं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है या कमर्शियल बैंक है, ये दोनों के दोनों का एक बेसिकली फंडा है। गवर्नमेंट जो है वो मनी को क्रिएट करती है और ये जो है ये मनी को सप्लाई करते हैं। मतलब जब मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ब्रांच है वो हमारी बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में दो बैंक आते हैं, एक आता है आपका कमर्शियल बैंक, एक आता है आपका सेंट्रल बैंक। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर देश में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हम लोग अगर यूएस की बात करें तो फेडरल रिजर्व सिस्टम नाम है उसका। ठीक है। हमारा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में ये आपको जानना चाहिए कि 1935 में ये आया था, एग्जिस्टेंस में 1935 में आया। जो कमर्शियल बैंक की हम बात करते हैं वो कमर्शियल बैंक जो है वो 1949 का इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देना होता है। उनको कोड ऑफ कंडक्ट समझाने होते हैं, पॉलिसीज बनाती हैं और फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि कमर्शियल बैंक उनके अकॉर्डिंग काम करे, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करे। किनके अकॉर्डिंग? सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब समझते हैं बैंक क्या होता है। बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन में, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है वैसा ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा अलग है। देखिए, बैंकिंग को तो हम कह सकते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होगा या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होगा वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाना है तो दो टास्क या प्राइमरी फंक्शन जिसको हम कहते हैं वो करने पड़ते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, मतलब जनता से उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनके अकाउंट ओपन करा के उसको रिसीव करना है, उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। सेकंड जो काम है वो ये कि उनको लोन्स भी ऑफर करना है, पीपल को, पब्लिक को लोन ऑफर करना है, एडवांसेस ऑफर करनी है ताकि वो लोग अपने कंजम्पशन के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, या फिर कुछ लोग अगर लोन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए तो वो फिर उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। तो बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एलआईसी है, या एक और एग्जांपल ले सकते हैं पोस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस। एलआईसी या पोस्ट ऑफिस ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्योंकि जो एलआईसी है वो लोन तो देती है, वो ऑफर तो करती है लोन, लेकिन वो कोई चेकेबल डिपॉजिट्स पीपल से लोगों से वो एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कह सकते हैं पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल लें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप देखोगे कि वहां पर इसका रिवर्स होता है, एलआईसी का रिवर्स होता है। यहां पर जो है वो एक्सेप्ट तो करती है डिपॉजिट पब्लिक से, पीपल से, लेकिन वो उनको कोई लोन ऑफर नहीं करती। इस वजह से ये भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, पर यस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। बैंक जो है हमको जो क्लास 12 में पढ़ना है वो दो तरीके के हैं, एक होता है आपका सेंट्रल बैंक, एक होता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे मैंने अभी बताया कि 1949 का जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इनको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है जिनका नाम है सेंट्रल बैंक। ठीक है। और इसको हम लोग, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसको करेंगे। ठीक है। आज हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में सब कुछ समझेंगे। कमर्शियल बैंक क्या है? डेफिनेशन वही है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। वेरियस फंक्शंस का मतलब बच्चों ये है कि वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने से मेरा मतलब ये कि एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में जैसे मैंने अभी बोला कि ये दो फंक्शन कम से कम ब्रॉडली करने ही पड़ते हैं, तब जाकर इनका प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म होता है। पहला, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल से मेरा मतलब ये कि जनता अकाउंट खुलवाएगी बैंक में, अकाउंट खुलवा के वो अपना पैसा यहां पर सेव के रूप में रखेगी, सेव करने के लिए रखेगी, इसलिए इसको हम लोग सेविंग डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा जो है वो ऑफरिंग लोन्स।
पीपल को, पब्लिक को, अकाउंट होल्डर को वो लोन ऑफर करती है। एडवांसिंग लोन, दोनों का एक ही मतलब है, स्लैश डाला है बीच में, फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी दो पर्पस के लिए इनको लोन भी ऑफर करना होता है, क्योंकि मनी सप्लाई है ना। कमर्शियल बैंक का क्या काम है? मनी को सप्लाई करना। और कमर्शियल बैंक का लेना देना डायरेक्टली जो है, वो जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे साथ होता है, मतलब जनता के साथ होता है, पीपल के साथ होता है। इसलिए पूरी की पूरी मनी सप्लाई को इकोसिस्टम में अगर चलाना है, पूरे मनी को अगर फ्लो कराना है, तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक ही करेगा। सेंट्रल बैंक का डायरेक्टली लेना देना जनता के साथ होता नहीं है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही मनी को सप्लाई करती है, और इसीलिए कमर्शियल बैंक्स को हम लोग सप्लायर ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा बेटा आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन में ब्रॉडली तुम्हारा ज्यादा इसमें सिलेबस में नहीं है, इकोनॉमिक्स में, पर बिजनेस में है, 11th की बिजनेस स्टडीज में है। मैंने 2 लिख दिया है। लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जहां पर कोई व्यक्ति अपने पास, उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, उसके पास कोई प्रेसियस मेटल्स पड़े हुए हैं, और वो चाहता है कि वो सेफ घर में नहीं है, वो चाहता है सेफ रहे, तो वो जाके कमर्शियल बैंक्स के पास ये फैसिलिटी को एक्वायर कर सकता है। इसके बदले में कुछ मिनिमम चार्ज देने होते हैं। दैट इज व्हाट कमर्शियल बैंक्स डिसाइड्स। ऑलराइट। दूसरा जो है वो एडवाइजर ऑफ पब्लिक है। पब्लिक एडवाइजर इन द सेंस कि अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो मैनेजर के पास जाएगा और मैनेजर से पूछ सकता है कि सर मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, क्या आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक का काम एडवाइस करना भी होता है। इसके बाद जो है कमर्शियल बैंक्स, जो सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था ना, ऑफरिंग लोन, एडवांसिंग लोन, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऑफरिंग लोन वाला है, ये सेकेंडरी डिपॉजिट भी कहा जाता है इसको। ये तो है ही प्राइमरी डिपॉजिट, इसको हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसको हम क्रेडिट एंट्री भी कहते हैं। अब ये क्या चक्कर है? देखो, जब कोई लोन लेने आता है, कोई बोरोवर लोन लेने आता है, तो बैंक जो है वो लेंडिंग पोजीशन में आ जाता है, वो लेंड करता है लोन को, वो ऋण देता है। जब वो लोन दे रहा होता है तो वो उसके अकाउंट को कैसे लिखता है? क्रेडिट एंट्री करके उसको रिकॉर्ड करता है कि ये जो है ये सेकेंडरी डिपॉजिट का हिस्सा है, और जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो है जो कैश के रूप में जनता से स्वीकार करती है, जो कि प्राइमरी डिपॉजिट का पहला फंक्शन था। यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है, कैसे क्रेडिट मल्टीप्लाई होता है, कैसे कमर्शियल बैंक्स उसका बेनिफिट लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट को कैसे बढ़ाते हैं, उसको कितने और अच्छे तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको पता है कमर्शियल बैंक में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। ठीक हो गया। फिलहाल तो HDFC जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बेहतरीन काम कर रही है। क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर, इसको हम डिनोट करते हैं K से बेटा। सो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन इज डिनोटेड एज K। इसको आप क्रेडिट क्रिएशन कह लो, क्रेडिट मल्टीप्लायर कह लो, ये दोनों एक ही बात है। K जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है? 1/में CRR। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब है बेटा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की एक टूल है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक टूल है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, और एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए कि सुनो भाई कमर्शियल बैंक, आप सपोज मैं ले लेता हूं 10%, कि 10% जो है वो आपको अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का, अगेन टोटल डिमांड डिपॉजिट का मतलब वही प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, जो ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। प्राइमरी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को ऐड करके जो डिमांड डिपॉजिट आता है, उस डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को, सब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास जाकर मेंटेन करना पड़ता है, वहां रखना पड़ता है कैश रिजर्व के रूप में। क्लियर हो गई बात? क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि जब भी महंगाई हो या कुछ मंदी हो, इन्फ्लेशन, रिसेशन आए, तो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे ही सीआरआर बढ़ेगा, मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट, एग्जांपल जैसे मान लो कि 100 रुपए है किसी भी कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट, उसका मान लीजिए 10% रखा है कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने, तो 10% मतलब 100 का कितना हो गया? 10 हो गया। उसको उतना पैसा जाके आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो कम से कम 10 रुपए वो जो लोन के रूप में दे सकते थे, लोन के रूप में देते तो जनता के पास पैसा पहुंचता, जनता के पास पैसा पहुंचता तो जनता फिर क्या करेगी? उसको या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, इनके लिए वो खर्च करेगी, और खर्च करके डिमांड और बढ़ेगा, प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एक बात है, इफ सीआरआर हायर अप, तो जो कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी होती है लोन देने की, वो ऑटोमेटिकली
नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। तो कैश रिजर्व रेशियो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। और एक बात और बच्चों, इसको हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि लीगली जो है ये सर्कुलेट होती है, या यूं कह सकते हैं लीगली इसको हम लोग बाउंड कराते हैं कमर्शियल बैंक्स को कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आरबीआई कहती है। ठीक, एक बात और समझो, कैश रिजर्व रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो कह तो सकते हैं, लेकिन इसके दो चक्कर है। कंपोनेंट नहीं मानना है इसको, आई बात समझ में, कंपोनेंट नहीं मानना है इसको, वेरिएंट मान सकते हो, एक पार्ट समझ सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सीआरआर जो है वो पूरा एलआरआर के बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो वेरिएंट है एलआरआर का। ये आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि इट्स नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एलआरआर, सीआरआर इज अ वेरिएंट ऑफ एलआरआर। ऑलराइट, आई थिंक वी आर क्लियर ऑन इट। अब यहां पे हम क्रेडिट को क्रिएट करेंगे, मतलब कितने पैसे हमने दिए, कितने डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास आए, और कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल पैसा आ गया, अब उसको कैसे जनता में लोन के रूप में देना है, कैसे उससे अब और कमाना है। तो मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। बेसिकली मैंने कोशिश की है कि मैं आपको 3 यूनिट में, इसके बाद भी बहुत सारे यूनिट जाएंगे, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, यहां से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं क्रेडिट को। ठीक हो गया। पहला, जैसे मान लीजिए टोटल डिमांड डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास, किसी भी कमर्शियल बैंक्स के पास वो 1000 रुपीज का है। ठीक है, सीआरआर जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये 10% है। तो हम लोग जब ये पूरा टेबल पढ़ते हैं ना, तो एक चीज हम दो चीज मान कर चलते हैं, अजम्पशन, इकोनॉमिक्स में अजम्पशन लेना जरूरी होता है। ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट। इसका मतलब कि अगर मैंने किसी को पेमेंट दी तो मेरे बैंक अकाउंट से निकला और अल्टीमेटली उसके बैंक अकाउंट में चला गया, फिर उससे निकला फिर किसी और के बैंक अकाउंट में चला गया, तो हम ये नहीं मानेंगे कि पीएनबी अलग है, एचडीएफसी अलग है, एसबीआई अलग है। हम ये मान रहे होंगे कि सारे के सारे बैंक जो है वो एक ही यूनिट है, बैंक से ही निकला और बैंक में ही गया। ऑलराइट, 1000 का डिपॉजिट 10% हम फिक्स है, सीआरआर को कॉन्स्टेंट माना हुआ है, और हमने बोला कि 1000 का 10% 100। ये वो अमाउंट है जो आरबीआई के पास कैश रिजर्व के रूप में कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है। ठीक हो गया। राउंड 2 में देखो, ये जो लोन दिया था ये अल्टीमेटली जनता को, पब्लिक को दिया होगा, तो पब्लिक ने उसको बैंक में ही वापस उसको डाला होगा। तो बैंक में डाला तो यही लोन जो है वो वापस बैंक में पहुंच गया। तो डिमांड डिपॉजिट कितना हुआ, 900 की कैपेसिटी का। अब वापस उसको 10% मेंटेन करना है, ये देखो 10% मेंटेन हो गया, 900 का 10% कितना हुआ, 90। फिर जितना बच गया, कितना बचा, 900 में से 90 तो चला गया, तो बचा कितना, 810। और इस 810 की वापस से आपने लोन दिया, ये फिर पहुंच जाएगा पब्लिक के पास, पब्लिक उसको फिर घुमाएगी और कहां पहुंचेगा अल्टीमेटली, बैंकिंग सिस्टम में। तो 810 अगेन कम गया। सो राउंड 3 में 810 डिपॉजिट हुआ। इसके बाद फिर से 10% डिपॉजिट जो है वो अपने सीआरआर के रूप में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स को। इससे माइनस कर दिया, 810 में से इसको माइनस कर दिया, 729। अब ये अमाउंट जो है पब्लिक को लोन के रूप में दे दिया। इस तरीके से करते 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 टोटल डिमांड डिपॉजिट जो है वो 10,000 रुपीज का हो जाता है। और इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो ये जो मैंने आपको यह बताया था, के बराबर 1/CRR में 1/CRR का बेसिक मतलब हुआ 1। सीआरआर हमने क्या कॉन्स्टेंट माना हुआ है, 10%, ये लिखा मैंने 10/100। ठीक हो गया। ये 100 चला गया ऊपर की तरफ, तो 10 10 100, 10 टाइम्स में कट गया। इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी हुई अब वो 10 टाइम्स की हो गई। तो जो इनिशियल डिमांड डिपॉजिट था वो कितना था बच्चों मेरे, 1000 था, और इसको 10 टाइम्स इन्होंने कर दिया, तो कितना बन गया ये 10,000। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये 10,000 रुपीज की क्रेडिट क्रिएट हुई, जिसमें से 10% टोटल जो है वो टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स ने जमा कर दिया, और 9,000 का जो है वो टोटल लोन ऑफर किया गया जनता को कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स का पार्ट 1 यहां पर हो जाता है फिनिश। इसको आप देखें, समझें। एक बात और बता दूं बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इसके असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन बनेंगे, और इसके जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं हायर, जिसको हम कहते हैं मीडियम लेवल के सेक्शन बी में, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लीजिए,
ऐसी वीडियोस, कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस इसी जगह पर आपको मिलेंगी। सेम प्लेटफॉर्म, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल कमर्शियल। ठीक है, अब यहां पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट्स आती है, कोई दिक्कत आती है तो जरूर इसको कमेंट में कर देना, या फिर कमेंट में कर दोगे तो मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी उसको मैं ऐड कर लूंगा आपके डाउट्स को। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं आपसे कल मिलता हूं। थैंक यू।